नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से कई लोग वो हैं जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे होंगे और निश्चित रूप से विज्ञापन आने और भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। और डेफिनेटली काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की होगी और केवल ये सोच रहे होंगे कि विज्ञापन आएगा तब अपनी तैयारी करेंगे। कुछ विद्यार्थी वो भी हैं जो पहली बार ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ वो भी हैं जो पिछली बार भी दे चुके हैं और फिर दोबारा से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सभी तरह के विद्यार्थियों की जानकारी के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ खास बातें शेयर करने वाले हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो बातचीत हम करेंगे उनसे पहले से परिचित हों, हो सकता है ये सारी बातें उनके लिए नहीं हो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप इस वीडियो में सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और एक एक बात को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी तैयारी में आपको थोड़ा सा सहयोग ज़रूर मिलेगा। और पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ऊर्जा उनको मिलने वाली है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम तैयारी करने की सोचते तो हैं और तैयारी करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि हम कैसे तैयारी करें, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और हमारा पैटर्न क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज एक कॉमन प्रकार की बातों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ पहली बार एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बड़ी मदद करने वाला है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या पिछला एग्ज़ाम दे भी चुके हैं उनको भी एक बार रिफ्रेश करने में ये वीडियो मदद करेगा। तो क्या क्या बातें हम इसमें करने वाले हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर के भी इसमें हम बात करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो कब तक शुरू होने की संभावना है, क्या लग रहा है कब विज्ञापन आ सकता है, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज हम बात करने वाले हैं, एक तो इसके लिए योग्यता क्या होती है। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, उन लोगों के लिए कुछ खास बातें इसमें हम जोड़ रहे हैं। तो योग्यता क्या होती है दोस्तों इसके लिए, इसकी परीक्षा प्रणाली क्या होती है, मतलब क्या पेपर आता है, किस तरह का आता है, क्या सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं, क्या उस पेपर का पैटर्न होता है, कितने पेपर होते हैं, टाइमिंग क्या होती है, ये सब कुछ। वेतनमान क्या है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ग्रेड फर्स्ट का वेतनमान क्या होता है, लगभग कितना पैसा उसके अंदर मिलेगा यदि हम फर्स्ट ग्रेड शिक्षक बनेंगे, और इसके बाद में आयु वगैरह इसके लिए क्या होती है। तो ये सारी कुछ बातें हैं जिनको लेकर के यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों को मैंने पहले से यहाँ पर लिख लिया ताकि आपका समय खराब नहीं हो और कम से कम समय में आप सटीक बातों को जान पाएँ और अपने समय को सही दिशा में सदुपयोग करने के लिए आप लगा पाएँ। तो इसमें खास बातों में क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं योग्यता क्या है। तो आप सभी लोगों को विदित होगा, चाहे नए हैं पुराने हैं, फिर भी नए लोगों की जानकारी के लिए एक बार हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप इसकी योग्यता की बात करते हैं तो आपका उस सब्जेक्ट में पीजी होना जरूरी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है। किसके अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप जो है फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनना चाहते हैं। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता या स्कूल व्याख्याता बनने के लिए पहली ज़रूरत है कि आपका पीजी हो उस सब्जेक्ट में जिसमें आप व्याख्याता बनना चाह रहे हैं। सेकेंड नंबर पर जो जरूरी है आपका बीएड होना। तो आपको पता है दोस्तों, पीजी प्लस बीएड यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बीएड यदि आप हैं तो इसके लिए आप योग्य हैं। रही बात बाहर के विद्यार्थी भी काफ़ी कमेंट करते हैं, तो बाहर के हो या यहाँ के हो, सभी विद्यार्थियों के लिए योग्यता समान है। जो भी भारत भर के किसी भी क्षेत्र का या राजस्थान के किसी भी कोने का विद्यार्थी अगर ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता भर्ती परीक्षा स्कूल जो है फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में अपने आप को जो है इस भर्ती परीक्षा से जोड़कर सफल बनाना चाहता है तो उसके लिए पहली ज़रूरत है कि उसकी ये योग्यता हो। सेकेंड नंबर पर बात आती है दोस्तों आयु को लेकर के भी काफ़ी लोगों के मन में संशय रहता है। तो 21 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आयु का जो क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष है, काफ़ी लंबा एरिया है। काफ़ी लोग इस आयु जो है क्षेत्र में या वर्ग में आते हैं। जिसमें भी दोस्तों आरक्षित वर्ग के लोगों को 5 से 10 वर्ष की छूट होती है। आरक्षित वर्ग में जैसे महिलाएं आती है तो जनरल की महिला है तो उसको छूट अलग से होती है 40 वर्ष के बाद भी। एसटी एससी जो है उसके अंदर अलग से छूट होती है। तो 5 से 10 वर्ष का जो है छूट का इसके अंदर और होता है। तो वो आप विज्ञापन के साथ में और अच्छे से देख पाएंगे कि किस वर्ग के लिए कितनी छूट उसमें दी गई है। पर मोटे तौर पर जो है फिक्स आयु है जनरल के लिए वो 21 से 40 वर्ष होती है। अब बात आती है दोस्तों वेतनमान की। देखिए, ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता भर्ती जो एक सम्मानजनक जो है जॉब होता है जिसमें आप व्याख्याता होने के साथ ही राजपत्रित अधिकारी होते हैं,
तो राजपत्रित अधिकारी के रूप में जब ये पोस्ट है तो काफ़ी अच्छा वेतनमान इसके लिए होना तय सा है। 4800 इसका पे ग्रेड जो है होता है, और ग्रेड पे जब 4800 है तो वेतन भी काफ़ी अच्छा इसमें मिलता है। प्रोफेशनल जो पीरियड होता है हमारे यहाँ पर लगभग 2 वर्ष का नियुक्ति सबसे पहले मिलती है। उस समय लगभग 30,000 प्लस, यानी 30,000 से ज़्यादा सैलरी इसमें मिलती है, मतलब 30,000 प्लस मिलता है, 30,000 के ऊपर कुछ होता है वहाँ तक मिलता है, हम कॉमन उसमें बात कर रहे हैं। और नियमित हो जाने के ऊपर ये डबल हो जाती है, 60,000 प्लस सैलरी आपको मिलती है, मतलब 60,000 फिक्स नहीं है, उससे ऊपर आपको सैलरी मिलती है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा वेतनमान ग्रेड फर्स्ट के लिए होता है। तो ये सामान्य जानकारियां हैं सभी के लिए, विशेषकर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो है इसमें आता है दोस्तों परीक्षा प्रणाली को लेकर के। जो परीक्षा प्रणाली इसके लिए है वो क्या है, ये भी हमारे को समझना बहुत जरूरी है, काफी लोगों को पता भी है पहले से ही। इसमें दोस्तों 450 अंकों के लिए हमारा एग्जाम होता है। टोटल जो अंक निर्धारित है हमारी इस परीक्षा के लिए वो 450 हैं, और इन 450 अंकों के लिए हमें 2 पेपर देने होते हैं। 450 अंकों के लिए 2 पेपर देने होते हैं। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो 75 प्रश्न का होता है, 75 प्रश्न इसमें होते हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरह से 150 अंक का टोटल होता है पहला पेपर, यानी फर्स्ट पेपर हमारा 150 अंक का होता है। इसके लिए टाइमिंग पहले 90 मिनट तय थी, पहले तक जो हमारा फर्स्ट ग्रेड हुआ उसमें, लेकिन अभी आपको पता है कि आरपीएससी ने 5 विकल्प कर दिए, पहले 4 विकल्प होते थे। तो एक विकल्प बढ़ाने के साथ ही आरपीएससी ने यह भी तय किया था कि अब परीक्षाओं के समय को बढ़ाया जाएगा, ताकि विकल्प बढ़ा है तो समय तो लगेगा विद्यार्थी को। तो इसके अंदर अब अपने को देखना कि 90 मिनट में प्लस समय मिलेगा। अब वो प्लस समय आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा, कितना मिलता है वो आपको पेपर के साथ में या विज्ञापन के साथ में और अच्छे से स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम 10 मिनट अपन मान के चल रहे हैं कि कम से कम 10 मिनट इसमें एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। इसके बाद में जो है ये जो पेपर होता है पहला पेपर, इस पहले पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, देखो जीके का बड़ा रोल है इसमें, जिसमें आपके सभी क्षेत्रों से आता है, भूगोल भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, कल्चर भी आता है। इसके अलावा जो है आपको पॉलिटी की भी कुछ बातें पूछी जाती है, ज्योग्राफी की भी कुछ बातें पूछी जाती है। तो इसका मतलब जीके में नॉर्मली सारी चीज़ें इसमें समाहित है, काफ़ी बड़ा रोल है। विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन के पहले लगभग 15 प्रश्न आते थे, अब 10-12 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो अभी नया जो पैटर्न बना उसके अनुसार, तो इसका भी बड़ा रोल है विद्यालय प्रबंधन का, स्कूल मैनेजमेंट का। इसके बाद में दोस्तों हिंदी इसमें पूछी जाती है, अंग्रेजी पूछी जाती है, गणित पूछी जाती है, जनरल साइंस इसमें पूछी जाती है, रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। इस तरह से काफ़ी सब्जेक्ट इसमें है, कम कम प्रश्नों वाले काफ़ी सब्जेक्ट इसमें हैं। इसलिए आप लोगों को इसमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत की ज़रूरत इसलिए भी है दोस्तों कि अभी वर्तमान समय में जो नए नियम लागू हैं उसके अनुसार हमें 2 पेपर हैं, तो दोनों पेपरों में कम से कम 40% अंक लाने जरूरी है, तब जाकर के हम पास आउट होंगे। अगर एक पेपर में आपके बहुत अच्छे अंक आ गए, दूसरे में 40% से कम आए, तो हमारा चयन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर 40% अंक जो है लाने जरूरी है। तो 40% अंक जरूरी है, मतलब 60 अंक आपके आने ही आने चाहिए कम से कम। कितने में से आने चाहिए? 150 में से कम 60 अंक आपके आने जरूरी है, 40% अंक आने जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है, ये होता है दोस्तों 150 प्रश्नों का। दूसरे पेपर में 150 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, इस तरह से 300 अंक का ये पेपर होता है। अब ये जो 150 प्रश्नों का पेपर होता है, इसमें 2 चीजें आती है। एक तो मूल विषय जिसमें आप पीजी हैं और जिसमें आप व्याख्याता बनना चाह रहे हैं, उसके 120 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और 120 प्रश्न जो होंगे वो 240 अंक के होंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपके इसी के साथ में सेकंड पेपर के साथ में ही साइकोलॉजी और पैडागोजी आता है। तो साइको और पैडागोजी के मिलाकर के 30 प्रश्न इसमें आपको पूछेंगे दोस्तों, ये 60 अंक के होंगे। ऐसे कुल मिलाकर के दूसरा पेपर आपका कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा। और 300 अंक का होने का मतलब दोस्तों इसमें भी आपको मिनिमम 40% नंबर तो लाने जरूरी है ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको 120 अंक अनिवार्य रूप से लाने हैं, अंक अनिवार्य रूप से आपको लाने पड़ेंगे। कितने परसेंट? 40% अंक की हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना तैयारी के समय कि इतने प्रतिशत अंक तो हमें लाने ही लाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें।
अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों कि परीक्षा प्रणाली के अंदर ये प्रणाली है और फिर इसका जो मूल्यांकन होगा, जांच होगी, उसमें एक नियम है कि आपको जो है यहाँ पर एक तो समय में, इसमें भी समय में इजाफा होगा, ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग। ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको गलत उत्तर आपने दे दिया है तो उस गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स जो है उस प्रश्न के अंकों के आधार पर काट लिए जाएंगे। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग से कई बार विद्यार्थी जो बहुत अच्छा करने के बाद भी बहुत पीछे चला जाता है, तो इस पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए इसको लेकर के पहले भी कई वीडियो मैंने बताया, और परीक्षा जब होगी फिर एक बार और आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप लोग ये ध्यान रखें कि हम तैयारी बहुत अच्छे से करें, और ये जो हमारा तैयारी का क्राइटेरिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर अभी से आप फोकस करें। जो विषय आपके कमजोर है उनको अभी से मजबूत बनाएं। अभी वक्त आप लोगों के पास में काफी समय है, तो इस तरह से आप तैयारी में जुड़ जाएं। अब बात आती है दोस्तों, तैयारी कैसे करें। देखो, तैयारी करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान देना है एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उनका उपयोग करना है। क्योंकि हमारी परीक्षाएं वर्तमान में जो हो रही है तो उनमें सबसे ज्यादा इन पुस्तकों का योगदान रहता है। इनसे संबंधित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं और ज्यादातर बार इनमें लिखी हुई जो बातें होती है वही वहां पर सही भी मानी जाती है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको सबसे ज़्यादा फोकस करें। आपके पाठ्यक्रम में माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, उसके बाद में जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उन सभी क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सारे जो है जहाँ जिस क्षेत्र की पुस्तकें उनको गौर करें आप, ठीक है। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स विशेष रूप से आपके पास में होनी चाहिए जो आपके सब्जेक्ट की है। मानक पुस्तकों से आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, नोट्स बनाते हुए पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ना जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो बस रट्टा मारते हैं किताबों का। रट्टा मारना छोड़िए। अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं तो रट्टा मारने की जगह आप बुक्स से नोट्स बनाइए। मानक पुस्तकें आप लीजिए और उनसे नोट्स बनाते हुए चलिए। बहुत अच्छे से नोट्स बना करके आप पढ़िए, मजा आएगा आपको पढ़ने में भी और आपको याद भी होगा, स्मरण होगा और आप पे बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके होने वाले हैं यदि आप लिख करके पढ़ते हैं, नोट्स बनाकर पढ़ते हैं। अच्छा, नोट्स बनाकर पढ़ने में ये भी फायदा है कि बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारगर्भी चीजें मिलेगी पढ़ने के लिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय में आप अच्छा कर पाएंगे और आपके द्वारा बने हुए होंगे तो वो आपके लिए ज्यादा प्रभावकारी या प्रभावशाली भी रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आपको क्या करना है, जो है आपका स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित एक बड़ा पार्ट है और साइकोलॉजी से संबंधित बड़ा पार्ट है। इस तरह के जो विशेष पार्ट हैं जो हमारे जनरल एजुकेशन में सामान्य रूप से पढ़ने को नहीं मिलते, तो इनके लिए आपको क्या करना दोस्तों, कुछ अच्छे पब्लिकेशंस की, किसकी, कुछ अच्छे या स्तरीय पब्लिकेशंस की और अच्छे लेखकों की जिन पे आपको भरोसा हो कि ये काफ़ी अच्छी विषय वस्तु इन्होंने दी होगी, उनकी मार्केट में जो बुक्स मिलती है, गाइड बुक आप उसको कह सकते हैं, टेक्स्ट बुक भी अगर कोई मिले तो वो आप ले सकते हैं और उनसे पृथक से पुस्तकें लेकर आपको पढ़ने की जरूरत है। यानी इन विषयों को आपको कभी भी किसी एक गाइड के माध्यम से नहीं पढ़ना, बल्कि गाइड के अलावा इनके लिए एक सेपरेट बुक जो उसकी किसी की है तो वो पढ़ना जरूरी है। क्योंकि एक ही गाइड में जब पूरा फर्स्ट पेपर मिलता है या सेकंड पेपर मिलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन अगर बहुत अच्छा सा हमें पढ़ना है तो ये आपको लेनी चाहिए। दूसरी बात मैं तो ये भी सलाह दूंगा सर, स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के लिए यदि आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम 2 व्यक्तियों की पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। कोई भी 2 पब्लिकेशन की अच्छी पुस्तकें जो आपको लगती है, जिन पे आपको भरोसा है, वो आप लेकर के उनसे आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ना चाहिए, तब हम बेहतर कर पाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है प्रश्न उत्तर शैली में लिखी हुई कोई पुस्तकें तो उन पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। विगत परीक्षाओं के पेपर्स को भी आपको जरूर देखना चाहिए, जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी है। जिन परीक्षाओं के पेपर आपके सामने कहीं भी दुकानों पे उपलब्ध हो जाएंगे वो आपको जो है लेने चाहिए, उनको आपको पढ़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए। उससे पैटर्न का पता लगता है, लेवल का पता लगता है और उसमें जो पूछा गया प्रश्न है उसका जवाब हम कहाँ तक दे पा रहे हैं वो समझ भी हमारे अंदर डेवलप होती है। तो इस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो पढ़ने को लेकर के विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब बात आती है दोस्तों कि भर्ती कब तक संभावित है। जो हमारा पहला सवाल था भर्ती का, तो भर्ती कब तक संभावित है।
भर्ती की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अब हमारे राज्य में सरकार भी बन चुकी है, सीएम भी आ चुके हैं और बहुत जल्द जो है सब कुछ प्रॉपर होने वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको पता है कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं, जो पिछली सरकार के समय जिनको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी और जो जरूरत से जुड़े हुए पद हैं, उनके लिए तो भर्तियां निश्चित रूप से आएगी ही आएगी और बहुत जल्द आएगी। वैसे भी आपको पता है कि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में यदि सरकार फायदा लेना चाहती है अपनी पार्टी को लेकर के, तो निश्चित रूप से भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि भर्ती कब आएगी, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी निश्चिंतता इस बात के लिए कि कुछ पदों के लिए पहले से ही स्वीकृत होने से जल्दी संभव है। कुछ पदों के लिए पहले से ही स्वीकृति मिल चुकी है वित्त विभाग की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन पदों के लिए स्वीकृति मिली है, कम से कम उन पदों के लिए तो विज्ञापन देखने को मिलेगा। और केवल उन्हीं पदों के लिए नहीं आएगा, डेफिनेटली उनमें काफी अच्छे पद जुड़ करके आने, क्योंकि काफी पद अभी व्याख्याताओं के स्कूलों में खाली हैं। इसके बाद में जनवरी 2024 में सर्वाधिक संभावित, अब इसमें भी ये मेरा मानना, मतलब ये मेरा आउटलुक है, ये दिसंबर में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, फरवरी तक हो जाए तो भी कोई ऐसा नहीं है, पर जनवरी मेरे हिसाब से सर्वाधिक संभावित महीना दोस्तों, जिसमें आपको ग्रेड फर्स्ट का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़े से आश्वस्त रहें। अब दोस्तों बात है, आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तैयारी में नहीं लगे। मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, ताकि विज्ञापन आने तक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, और विज्ञापन आने के बाद आप तैयारी करेंगे तो थोड़ा अपने आप के अंदर पढ़ाई को लेकर के हो सकता हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाए। तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए आपको अभी से किसकी जरूरत है? बहुत अच्छी तैयारी की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यदि आप लोग ग्रेड फर्स्ट या व्याख्याता बनना चाह रहे हैं, तो ये सारी जानकारियां आप लोगों के लिए जरूर उपयोगी रही होगी, और आने वाली तैयारी में आप इन सभी जानकारियों को सम्मिलित करते हुए यदि अपनी तैयारी को अभी से शुरू करेंगे, या पहले से आप शुरू कर रहे हैं तो और नई सिरे से इसकी शुरुआत करेंगे, या फिर उस पूर्व तैयारी के अंदर एक नया योगदान प्राप्त करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह की और जानकारियां समय समय पर आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूं और आता रहूंगा। रही बात मेरे सब्जेक्ट को लेकर के, भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि मेरे सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप चिंता नहीं करें। जब ये परीक्षा आपके नज़दीक होगी, विज्ञापन आ जाएगा, तो उस समय में बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीज़ें विषय को लेकर के भी जो खास बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आप लोगों को बता करके आप लोगों के कार्य में मदद करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।